हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी ही बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो भी एनालिसिस रहेगा वो बेस्ड ऑन आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसके मुताबिक होगा और पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है वो चाहे आपका यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो उसके लिहाज से ही चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ एडमिशन चालू है, एडमिशन एक्जिया आईएएस एकेडमी में, तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही कोर्स में हम आपको रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री एंड मेंस। आंसर राइटिंग भी करवाए जाएंगे फॉर ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग एसे। और जो भी चीज़ें हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे उसका कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एज पर सिलेबस होगा जो भी मटेरियल होगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से होगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है स्पेशली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल का समरी क्या है। तो अ रेवोल्यूशन ऑफ क्लीन एनर्जी। तो इसमें क्लीन एनर्जी में हम कैसे रेवोल्यूशन ला सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर, उसके बारे में स्पेशली मेंशन किया गया है। क्योंकि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर पोल्यूशन करता है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपके एनवायरनमेंट के जो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आपका एयर, सॉइल एंड वाटर, उसको कैसे पोल्यूट कर रहा है या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी हम अगर मेंस के लिहाज से देखें तो सीधा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक थीम ही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर। इस तीनों सेक्टर से क्वेश्चन एक मिनिमम बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो उसके हिसाब से क्या है, ये ज़रूरी है। और प्लस एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अगेन इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे आपका जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो हाल ही में जो आपका 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया गया, उसी के ऊपर फोकस करते हुए कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो अर्जेंट नीड है उसको पूरा कर सकते हैं और एनवायरनमेंट का जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, उसके बारे में चीज़ें इसमें जिक्र की गई हैं। तो अभी अगर देखें कि जब से आपके एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया है इंडिया में, तब से आपकी क्या है, फूड का जो डिमांड है उसका सर्ज हुआ है। तो उसी वजह से क्या है, आपके ग्रीन रेवोल्यूशन लिया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के वजह से, और जो नीड बढ़ी उसके वजह से, ताकि हम फूड में एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंसी पा सके। तो जो 60-70s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया तो उसने आपके हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में ध्यान दिया, फिर आपके केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनमें ध्यान दिया, जिसने अल्टीमेट क्या आउटकम लेके आया कि आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लगी, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जैसे स्पेशली आपके यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है। फिर आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सेसिव यूटिलाइजेशन फॉर पैडी एंड वेट क्रॉप, जो आपका ग्राउंड वाटर है उसका टेबल को कम कर रहा है और सॉइल का जो सैलिनिटी है उसको बढ़ा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की जो आपकी उपजाऊ की, फर्टिलिटी की जो क्षमता है वो डिग्रेड होती जा रही है। और सॉइल में जो आपका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है तो एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद क्या है, वो आपके एयर को कंटामिनेट करता है, वाटर को पोल्यूट करता है, क्योंकि सॉइल से बारिश के वजह से जो रन ऑफ होती है उसके वजह से आपके जो भी फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड से, वो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाते हैं, जिससे आप यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम देखते हैं, मैराइन जो एनिमल है उनका डेथ कॉज करता है ये। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर रही है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल जिक्र करता है कि हमें क्या करना है, आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करना,
और फिर एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इन सभी चीज़ों को कम करने के बारे में बात करता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन के हिसाब से जो आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उनके जगह हमें जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिनको कम पानी से ही हम क्रॉप उगा सकते हैं, जैसे जो भी आपके डिफरेंट मिलेट है उनको हम उगा सकते हैं। और इसी के साथ मल्टी क्रॉपिंग का जो आइडिया है उसको हम लगा सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा, फिर सॉइल का हेल्थ भी बना रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा सॉइल में। और उससे क्या है, आपकी एक तो फार्मर का जो इनकम है उसमें भी आपका मोनोक्रॉपिंग के ज़रिए डिफरेंट क्रॉप से कमाई भी बढ़ेगी, प्लस जो एनवायरनमेंट के ऊपर असर है वो भी कम होगा। तो वही सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी एयर, सॉइल, वाटर का पोल्यूशन होते ही बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए क्या करना है, इन सभी चीज़ों को हमें टाइम बाउंड तरीके से टैकल करना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें अभी एयर का पोल्यूशन है, तो एयर का पोल्यूशन हम कैसे दूर कर सकते हैं? बाय प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड। तो इसीलिए अभी इसमें क्या है, जो हमारे जो खेती पथार है, जो फार्मलैंड है, उसमें हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं और थर्मल पावर का डिपेंडेंस को घटा सकते हैं। अभी हमारे देश का जो सॉइल है, अगर डेटा देखें तो लगभग 66% जो सॉइल है वो डेंजरसली लो ऑर्गेनिक कार्बन उसमें है। तो उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर इसका रिमेडी के हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है, जो लेग्यूम क्रॉप है, जो फलीदार फसलें हैं, जैसे मटर हो गया, सोयाबीन हो गई, डिफरेंट पल्सेस हो गए, उनको हम उगा सकते हैं ताकि सॉइल का जो हेल्थ है अच्छा रहे, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। नेक्स्ट, आपके वाटर में ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुआ है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को रिड्यूस करके हम पल्सेस को, मिलेट को उसके जगह पे लगा सकते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर कब से आया? जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया कि खाली राइस वीट उगाने लगे। तो इसके जगह में हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है और मोनोकल्चर के जगह हमें मल्टी क्रॉपिंग को अपनाना ज़रूरी रहेगा। फिर आपके जो एग्रीकल्चर में ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इनको भी हमें कम करना होगा। ओके, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेज करना होगा, ऑर्गेनिक जो आपके पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना होगा। उससे क्या होगा, जो फार्मर का इनकम है वो भी बढ़ेगा। और फार्म सेक्टर में जो डिस्ट्रेस आ जाती है बिकॉज ऑफ आपके पैडी के ऊपर या फिर वेट के ऊपर पेस्ट लग जाना, तो ये लगती ही क्यों है? क्योंकि हम एक तरह का क्रॉप उगाते हैं। तो डिफरेंट तरह का क्रॉप उगाएंगे तो उससे पेस्ट के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, बाकी इसको आप एक बार पढ़िएगा। और इसी के साथ आप जो भी डिफरेंट स्कीम ली गई है बाय गवर्नमेंट, तो उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं इस आर्टिकल में। ओके, बाकी जो आपका पीडीएस ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, फिर जो फर्टिलाइज़र में जो आपकी सब्सिडी दी जाने लगी, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में जो सब्सिडी दी जाने लगी, स्पेशली जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें। तो उसके लिए भी क्या है, आपका वाटर का ज़्यादा यूज़ होना बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पंप को चला के रख देते हैं, ओवर यूज़ ऑफ वाटर होता है। ओके, फिर फर्टिलाइज़र में सब्सिडी आने की वजह से क्या है, एक्सेसिव यूज़ होने लगा। तो इन सभी चीज़ों को हम कर्टेल कर सकते हैं। तो हमें अभी एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाना होगा, जिसके लिए क्या है, आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इन तरह की स्कीम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनाया है। नेक्स्ट है ओशन इज़ एवरीबडीज बिजनेस। तो इसमें अभी स्पेशली ये आर्टिकल क्यों आया है न्यूज़ में, क्योंकि जो 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस है वो अभी होने वाला है, आपके जून 9 से लेके 13 के बीच में होगा। और इसको को होस्ट किया जा रहा है बाय फ्रांस एंड कोस्टारिका इन नाइस। तो नाइस नाम की एक जगह है फ्रांस में, तो उसमें ही आपका जो UN ओशन कॉन्फ्रेंस है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि कैसे हम जो आपके मराइन रिसोर्सेस है, जो ओशन है जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेस पाए जाते हैं, तो ओशन इटसेल्फ क्या है, रिसोर्स है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके अंदर आपके डिफरेंट
नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये सभी पाए जाते हैं। फिर आपके डिफरेंट जो मैराइन एनिमल है जो आपके फूड सिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशन को या फिर न्यूट्रिशनल जस्टिस को प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, सस्टेनेबल इसका इस्तेमाल करना है, और ब्लू जो इकोनॉमी है उसको हमें संजो के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। तो इसके लिए क्या है, जो ओशन का आपका इकोसिस्टम है उसको बचा के रखना है। जैसे हमने अभी देखा ना, आपके एग्रीकल्चर की वजह से जिसमें आपका अनसस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसकी वजह से क्या है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे अभी क्या है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम का प्रॉब्लम जैसे हमने देखा, तो वैसे ही हमें ओशन का इकोसिस्टम को भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में, इट मीन्स जमीन में जितनी आपकी बायोडाइवर्सिटी नहीं है उससे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मैराइन इकोसिस्टम में है। ओके, तो इसीलिए मैराइन का जो इकोसिस्टम का हेल्थ है उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी मेंस में इसके रिगार्डिंग, इसको कनेक्ट करके कैसे हम आपके मराइन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो आपके डिफरेंट नेशन है, एजेंसीज है, कैसे कोऑपरेट कर सकती है, स्पेशली टू प्रोटेक्ट आवर मराइन रिसोर्सेस। क्योंकि जो मराइन रिसोर्सेस है वो एक क्या है, आपके ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल कॉमन मतलब सभी को इसमें आपका क्या, सभी का रिसोर्स है, सभी को इसमें आपका स्टेवर्डशिप लेना होगा और अपनी जिम्मेदारी पालन करनी होगी। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इस बार आने की संभावनाएं रहेंगी। बाकी इसका कनेक्शन GS1, GS2, GS3, GS4 सभी के पर्सपेक्टिव से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ओके, इससे आइडिया मिल जाएगी आपको। ओके, तो अभी GS1 ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली ओशन रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके रखी है। रेलेवेंस क्या है, ये ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। अभी अगर इसमें देखें ना, आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा इंडिया का 7,500 का कोस्ट लाइन है, उसमें 30% पॉपुलेशन, अबाउट आपका 1/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अभी क्या है, आपकी इंडिया को भी इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो कोस्ट लाइन है या फिर जो मराइन रिसोर्सेस है, उससे हमारा आपका कैसे हम इकोनॉमिकली या फिर डिफरेंट लेवल पे, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि आपके जो इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर है, और 30% पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल डिपेंडेंट है। तो इसमें आपका हमें ट्रेड का रूट मिलता है, इससे शिपिंग होती है, टूरिज़्म का भी डेवलपमेंट होता है, फिर इससे हम मेराइन जो रिसोर्स है उसके भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो आपकी इवन ओशन कॉन्फ्रेंस है 2025 जो आपकी हेल्ड होने वाली है नाइस में, फ्रांस नाइस में, जून 9 to 13 को। तो ये प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें आप देख सकते हैं पास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन ऑन ब्लू इकोनॉमी पूछा जा चुका है, तो उसमें कहीं पासिंग रेफरेंस में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इसमें यूपीएससी मेंस में व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी, हाउ कैन इंडिया लेवरेज इट्स मैरीटाइम एडवांटेज। तो कैसे जो हमारा एडवांटेज है 7,500 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है, फिर जो हमारा 200 नॉटिकल माइल आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उससे हम कैसे लेवरेज पा सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। और इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा जो इवन क्लॉज है इसको भी अच्छी तरह से आपको देखना ज़रूरी रहेगा। और इसके अंदर जो आपकी इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी आती है, जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो बॉर्डर होता है उसको डिसाइड करती है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है द पॉलिटिकल ट्राइलमा एंड द क्राइसिस इन द वेस्ट। तो अभी इसमें पॉलिटिकल ट्राइलमा मतलब 3 आइडिया को लेके जो आपका कन्फ्यूजन है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन सी 3 आइडिया है वो देखेंगे, लेकिन ये जो क्राइसिस है कहाँ दिखाई दे रही है, स्पेशली वेस्ट में। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका आइडिया है इसको प्रोपाउंड किया था बाय डैनी रॉड्रिक ने, पॉलिटिकल ट्राइलमा। तो इसमें अभी क्या होता है, आपके 3 आइडिया हैं। जो 3 आइडिया क्या है, ग्लोबलाइजेशन, सोवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी।
तो तीनों आइडिया एक साथ आपकी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इसमें से कोई दो ही आइडिया एक समय कोएग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप देखें कि ग्लोबलाइजेशन अगर एक देश अपनाता है और अपने देश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करता है विथ द लार्जर वर्ल्ड, तो उसको क्या है, आपका उसका जो आपका सोवरेनिटी है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर हम सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें तो ग्लोबलाइजेशन को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी डेमोक्रेसी क्या कहती है कि आपका देश में, एक देश में देश का जो आपका जो इंटरनल इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के तहत जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। तो अभी अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपनी डेमोक्रेसी को संजो के रखने के लिए, हमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के रखा था, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। तो उससे हमारा क्या था, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज हो रहा था कि डिफरेंट ग्लोब के जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज ले रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि हम अपने डेमोक्रेसी को, स्पेशली अभी डेमोक्रेसी कब प्रोटेक्टेड रहेगा, जब देश में जो आपके डिफरेंट लोगों का एस्पिरेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो अभी फार्मर्स का एस्पिरेशन अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहें तो हम आपके एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइज पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, मतलब आपका फ्री इकोनॉमी को स्पेशली एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि आपका ग्लोबलाइजेशन, सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी तीनों एक साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। एक अगर आया तो बाकी एक में कंप्रोमाइज देखा जाएगा। तो अभी अगर आप यूएसए का इसमें रुख देखें तो यूएसए क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टैंड अभी हाल फिलहाल में ले रही है। कैसे? बाय इम्पोजिंग आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ टैरिफ, बाय टेकिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर टू प्रोटेक्ट देयर डेमोक्रेसी, बाय मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, बाय मेकिंग अमेरिका सेल्फ रिलायंट ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो उससे आप देख रहे हैं कि जब देश आपके इन तीनों प्रिंसिपल्स के अंदर किसी दो को अपनाता है तो एक के साथ कंप्रोमाइज करना होता है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इसका क्या है, ये जो आर्टिकल है ये स्पेशली कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जब आप ऐसे लिखने जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, या फिर कोई एथिक्स का आप सवाल लिख रहे हैं आईआर के ऊपर, तब ये जो आइडिया, ये जो प्रिंसिपल है ये ज़रूरी रहेंगी। तो अभी इसमें देखिए कॉम्बिनेशन भी दिखाया है कि ग्लोबलाइजेशन प्लस अगर डेमोक्रेसी आया तो सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होगा। कैसे कंप्रोमाइज होगा? फॉर एग्जांपल, अभी जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, तो अभी यूरोपियन यूनियन के जो देश है उन्होंने अपना क्या किया है, सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज किया है कि उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन खोला जिसमें क्या करेंगे, वो आपके सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या है, अभी जो डिफरेंट नेशन है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उनको क्या करना होगा, अपना सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि कंप्रोमाइज करना होगा, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। जो रीजन है उसमें और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। अगर आप देखें कि ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी का प्लस हुआ तो डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज होगा। कैसे? कि ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, जो सोवरेन गवर्नमेंट है देश की, वो ऐसे पॉलिसीज लेंगी जिससे क्या होगा कि आपके जो कैपिटलिस्ट मार्केट है उसको मदद मिलेंगी, और सोसाइटी में आपके जो समझ लीजिए जो डिफरेंट वेलफेयर मेजर्स है उसको कट डाउन करने पड़ सकते हैं। तो उससे क्या है, डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर आप सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी को कंबाइन देखें तो उससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन कंप्रोमाइज होगा, जो अभी यूएसए में देखा जा रहा है। ओके, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि अभी अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो इंडिया क्या कर रही है, आपके हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक हम कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन इम्पोज कर रहे हैं। जैसे हमने आरसीईपी में ज्वाइन नहीं किया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो फ्री ट्रेड का एक अरेंजमेंट है अमॉन्ग द साउथ ईस्ट एशियन
नेशंस स्पेशली। तो इसमें अभी क्या है, हमने अगर इसमें ज्वाइन किया होता तो हमें क्या है, अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। कैसे कि आपका जो आरसीईपी से जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड भी आरसीईपी में है, तो उसका जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का है और अफोर्डेबल है। तो वो अगर इंडिया में एंटर करता है तो हमारे जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में नहीं बिकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पीपल है जिन्होंने गवर्नमेंट को चुना था उनका इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन लिया जाएगा अगर हम आपके ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करें, तो आरसीईपी को सपोर्ट करें। तो समझ गए, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द रियल इंडियन आर्बिट्रेटर नीड्स टू स्टैंड अप। तो अभी रियल इंडियन आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेशन होता क्या है? तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, आपका एक तरह का फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, दो पार्टी के अंदर जो डिस्प्यूट होता है वो कोर्ट में जाए बिना ही सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि दो आपकी ट्रेडिंग पार्टी है या फिर बिजनेस पार्टी है, तो उनके बीच अगर कोई आपका प्रॉब्लम आता है तो वो क्या कर सकते हैं, आपका कोर्ट को अप्रोच किए भी नहीं, जिसमें क्या है आपका बहुत लेंदी लिटिगेशन होगा, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो उसके जगह क्या करना है, आपके आर्बिट्रेशन के जरिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्पेशली जो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपके कोर्ट के बाहर जो भी मुद्दे हैं उसको कोर्ट के बाहर सुलझाने के लिए ही इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो इसमें अभी जो आपका रियल इंडियन आर्बिट्रेटर है उसको डेवलप करनी ज़रूरी है, उसके बारे में ये आर्टिकल आया है। तो अभी इसमें क्या है, ये आर्टिकल फोकस करता है कि आपके जो हमारे आर्बिट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो आर्बिट्रेटर रहते हैं, मतलब सिमिलर टू जज, तो उनमें क्या करना है, हमें हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड लोगों को आर्बिट्रेटर के हिसाब से रखना है, ना कि जो रिटायर्ड जजेस है। क्योंकि जो रिटायर्ड जजेस है उनको जुडिशियल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो आज के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको वो परहैप्स नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो हमारे आर्बिट्रेटर्स है उनका क्वालिटी डेवलप करने के बारे में कहा गया है। तो अगर आर्बिट्रेशन का सिस्टम अच्छा हुआ तो ही हम क्या कर सकते हैं, जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अचीव करने में हमें सहूलियत होगी। क्योंकि जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स है वो चाहेंगे ना कि इन फ्यूचर में अगर कोई आपका कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए आर्बिट्रेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा रहे, वो कम्बरसम ना हो, लेंदी ना हो, ज़्यादा लिटिगेशन के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि बिजनेसमैन को आपके प्रोडक्ट से उससे कमाने वाले प्रॉफिट से मतलब है, ना कि लीगल चक्कर में पड़ना उनको पसंद है। तो इसीलिए क्या है, जो आपके बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए हमें आर्बिट्रेशन सिस्टम और उसके अंदर जो आर्बिट्रेटर रहेंगे उनका क्वालिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। उसी के लिहाज से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक आया है और पास्ट में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो अभी जो एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, क्या है कि आपका जो ट्रेडिशनल आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अलावा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है एडीआर, और उसके अंदर आता है आपका आर्बिट्रेशन, और प्लस जो ग्राम न्यायालय है, विलेज कोर्ट, देन जो लोक अदालत बैठते हैं, वो है एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, और मेंस में आपका क्वेश्चन बन सकता है डिस्कस द रोल ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अभी जुडिशरी के ऊपर क्या है, आपका बहुत ज़्यादा केस का बर्डन है, लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। तो इसीलिए क्या है आपका, और इसी 5 करोड़ केस में क्या है, सिविल केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो जो भी सिविलियन डिस्प्यूट्स है उसको हम अगर ग्राम के लेवल में, विलेज के लेवल में है तो उसको जो ग्राम न्यायालय है वैसा इंस्टीट्यूट इसको ठीक कर सकता है, और जो छोटे मोटे पेटी केसेस है उसको लोक अदालत ठीक कर सकता है। जो बिजनेसेस के प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए आपके, या फिर जो कन्फ्लिक्ट है उसको रेजोल्यूट करने के लिए आप आर्बिट्रेशन काउंसिल जैसे चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी सीधा सीधा आर्बिट्रेशन काउंसिल से
आने की संभावनाएं कम रहती है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एडीआर के लिहाज से आर्बिट्रेशन को समझना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आरएनए बेस्ड एंटीवायरल ऑफर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट डेडली एग्री वायरस। तो जो डेडली एग्री वायरस होते हैं, जिनके वजह से क्या होता है, आपके डिफरेंट क्रॉप का जो ईल्ड होता है, जो उपज होती है, वो कम हो जाती है, उनका क्वालिटी घट जाता है, उनका कलर बिगड़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है कि आपका आरएनए बेस्ड एंटीवायरल डेवलप किया जा रहा है। तो यूएसए में 2023 में इसका डेवलपमेंट हो गया था और इंडिया में भी इसको अभी डेवलप किया जा रहा है, जिससे क्या है, आपके जो फूड सिक्योरिटी है, जो फार्मर इनकम है, जो ईल्ड है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अभी इशू इसमें क्या है, आप जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ये यूएन का एक आपका स्पेशलाइज्ड बॉडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके रोम इटली में है। तो अभी इसमें एफएओ ने क्या कहा है कि 40% जो क्रॉप है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीजेस। तो अभी ध्यान रखिएगा, पेस्ट के लिए आपके पेस्टिसाइड, फंगी के लिए फंगीसाइड है, लेकिन वायरस के लिए आपके क्या है, कोई तोड़ नहीं था। तो इसीलिए उसके तोड़ लाने के लिए आरएनए बेस्ड एंटीवायरल डेवलप किया जा रहा है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि आपका सीएमबी करके एक वायरस है। ओके, तो इस सीएमबी का आपका फुल फॉर्म देख सकते हैं, कुकुम्बर मोजाइक वायरस। तो इस वायरस की वजह से क्या हो रहा है, आपके जो डिफरेंट जो क्रॉप है, पम्पकिन के, कुकुम्बर के, उनके जो ईल्ड है 70% तक घट गया है। तो इसी को एड्रेस करने के लिए क्या है, आपका ये आरएनए बेस्ड एंटीवायरल का इस्तेमाल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इन फ्यूचर में देखा जा सकता है। तो और प्लस ईल्ड किस में कम हो रहा है, बनाना में भी कम हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों का क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम देखी गई है, बाय स्पेशली यूजिंग आरएनए बेस्ड एंटीवायरल जो है उसको इस्तेमाल करके। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, ये आरएनए बेस्ड एंटीवायरल किसके अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन ऑफर करता है, कुकुम्बर मोजाइक वायरस के अगेंस्ट में। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। बाकी ये साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट है, कैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपका एंटीवायरल आरएनए बेस्ड एंटीवायरल ऑफर किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी आपके एग्रीकल्चर में जो इशू आपको पूछा जाता है तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज आज ही अभी थोड़े पहले देखा हमने कि आपके ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सेसिव यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के साथ ही आप पेस्टिसाइड्स, इनके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो भी पेस्टिसाइड्स जो भी पेस्ट और जो वायरस या फिर जो फंगी डेवलप हो रही है, इसके पीछे भी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत हद तक जिम्मेदार है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इसरो सेकेंड शॉर्ट हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन सक्सेस। तो अभी हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट फायर किया गया है और इसमें सफलता प्राप्त की गई है। तो ये जो इन फ्यूचर आपका निसार डेवलप किया जा रहा है जॉइंटली बाय इसरो एंड नासा, इसके ऊपर ऑलरेडी एपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि निसार किसने डेवलप किया है, नासा एंड इसरो, और इसका फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रेडर। तो ये क्यों इस्तेमाल, ये क्या काम में आएगा, स्पेशली अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, अर्थ का जो क्लाइमेट है, जो आपके डिजास्टर, डिफरेंट डिजास्टर्स है, उनको आपका ये इस सैटेलाइट से इमेजिंग करके इसके ऊपर एक्शन ली जा सकेंगी। तो अभी ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप हुआ है तो ये इससे लिंक्ड है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और बाकी मेंस में आपका कैसे डिफरेंट जो नेशन है, उनकी जो स्पेस एजेंसीज है, वो कैसे कोलैबोरेट कर रही है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि आपके कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस हो, उसमें आपका क्वेश्चन जो है इन जनरल ही बनेगा। ओके, स्पेशली कुछ आपको एकदम साइंटिफिक चीज़ें नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉनसून फोरकास्टिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो मॉनसून का फोरकास्टिंग है, आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है,
जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस के अंडर में है, तो वो फोरकास्टिंग करता है। तो अभी उसके फोरकास्टिंग में भी क्या है, बहुत सारी आपकी जो एक्चुअल आपका रेनफॉल है और जो फोरकास्ट है उसके बाद बीच में बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये रेड लाइन में आप देख सकते हैं कि आईएमडी ने क्या फोरकास्ट किया था और एक्चुअल रेनफॉल क्या है। तो कभी जहाँ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे कम हुआ है, जहाँ कम एक्सपेक्ट किया था वहाँ ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे जो आपके डेटा में डिस्क्रिपेंसीज है वो देखी गई है। तो अभी इसमें क्या है, ये चीज़ भी इसमें मेंशन किया है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका जो एरर है फोरकास्टिंग में उसका ड्रॉप हुआ है बाय 21%, 1989 से लेके 2024 के बीच में। और जो मानसून फोरकास्टिंग है, जो इंडिया में लगभग जो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है उसी से 70% आपका रेनफॉल आता है। तो बेटर फोरकास्टिंग, प्रॉपर फोरकास्टिंग ज़रूरी है ताकि जो फार्मर्स है उनको एक अच्छा सिग्नल मिल सके, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको अच्छा सिग्नल मिल सके कि वो डिज़ास्टर कैसे मैनेज करेंगे, जो आपके फार्मर्स है वो क्रॉप के लिए क्या प्लान करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जो आईएमडी है उनका फोरकास्ट आपका एक्यूरेट होना ज़रूरी है। बाकी कब से आपका फोरकास्टिंग चालू हुआ, 1877 से, जब ग्रेट फेमाइन देखा गया था 1876-78 में। तो तभी से क्या है, आपका मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप हो गया था। तो इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी आप एग्रीकल्चर में क्या है, आपका जो फोरकास्टिंग है वो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि फोरकास्टिंग जब एक्चुअल रेनफॉल और जो फोरकास्टिंग डेटा है उसमें अगर बहुत ज़्यादा आपका उतार चढ़ाव होता है तो उससे क्या होती है, बेटर प्लानिंग करने में गवर्नमेंट को हो, फार्मर्स को हो, दिक्कत होती है। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें भी दिक्कतें आती है। तो हमें अभी फोरकास्टिंग के हिसाब से लगेगा कि रेनफॉल कम होने वाला है, तो डिज़ास्टर के लिए कम प्रिपेयर्ड रहेंगे। और अगर एक्चुअल जो रेन है ज़्यादा हो गया तो उससे क्या है, आपके डिज़ास्टर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आर्टिकल है उसको आपको कैसे देखना है, इन जनरल देखना है। और हर चीज़ों से, अभी आईएमडी के बारे में बात की गई है, तो अभी रेनफॉल से दो चीज़ें होती है। एक खुशी आती है कि आपकी खेती बाड़ी होने वाली है, डिफरेंट जो हमारे वाटर रिसोर्सेस है वो रेजुविनेट होने वाले हैं, लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो। ओके, लेकिन प्रॉब्लम इस क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल से डिजास्टर आ सकती है। तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर के पॉइंट से इसको लिंक करें। ओके, और लिंक करें इसको प्रीलिम्स के क्वेश्चन से। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अबाउट आईएमडी, इसका हिस्टोरिकल जो आपका डेवलपमेंट है उसके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ वॉलेटाइल स्टैंड ऑफ। तो ये आर्टिकल अबाउट जो हाल ही में जो इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय पाकिस्तान, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो इसमें अभी इंडिया ने जो स्टैंड लिया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उससे उनको रिग्रेट होना चाहिए था कि हाँ उनके पॉइंट से या फिर उनके एंड से कुछ प्रॉब्लम रही है, या फिर उनके पॉलिसी में जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वो गलत है। वो करने की बजाय उन्होंने क्या किया है, हमारा जो आपका उनको सीख देने के लिए हमने जो रिसेंट रिटेलिएटरी स्टेप्स लिए थे, होल्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, फिर आपका क्लोजिंग जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, फिर स्क्रैपिंग ऑफ सार्क वीजा एग्जाम्पशंस, फिर आपका रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया है, रेसिप्रोकेट किया भाई, आपके एयर स्पेस को बंद कर दिया फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट। देन आपका जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वाया पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, उसको भी उन्होंने हॉल्ट कर दिया है। और थ्रेट कर रहे हैं कि जो शिमला एग्रीमेंट है 1972 में हुआ था उसको सस्पेंड कर देंगे। तो इसे अभी क्या करनी है, इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की है, तो ऐसे काम सिर्फ उससे हमें हमारा काम नहीं बनेगा। उसके लिए इंडिया को क्या करनी है, कुछ काइनेटिक अप्रोच भी अपनानी है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनाया था, या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश से हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जो आपके टेरर कैंप है उसमें। तो वैसा कुछ अप्रोच हमें रखना होगा, और उसमें हमें क्या करना है, अपने जो हार्ड पावर है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। और इसी के साथ हम जो आपके इंटरनेशनल लेवल में या फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपके 1989 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाता है। तो इसके लिए
उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर हम जो सैंक्शंस है वो इम्पोज करवा सकते हैं बाय पुटिंग प्रेशर ऑन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। और इसी के उपरांत और करने की क्या चीजें हैं, हम जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसको कम कर सकते हैं। जो हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसको और स्ट्रेंथन रोबस्ट हमें करना होगा। और जम्मू कश्मीर का जो लेके जो नैरेटिव पाकिस्तान फैला रहा है वर्ल्ड में उसको काउंटर करना होगा। देन जो जम्मू कश्मीर का ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ाना जरूरी रहेगा। ध्यान रखिएगा, इन जनरल क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सभी सजेशंस को आपको देने होंगे। बाकी कीवर्ड्स आपको बार बार जब पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा चीजों में। पास्ट में भी क्वेश्चन पूछी गई है, तो क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में अबाउट FATF, तो पूछा जा सकता है अगेन। ओके, फिर आपके व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकती है थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ओके, तो उसको भी जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपका मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया, ड्रोन कनेक्टिविटी हो गया, ओके, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी हो गई, तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल करके कैसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में जो आपके स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर है लाइक पाकिस्तान, वो कैसे सिक्योरिटी वल्नरेबल सिचुएशन में ला सकते हैं। तो अभी जो इंडिया पाकिस्तान का इशू है उसको आप एक तो IR के पर्सपेक्टिव से, दूसरा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको आप इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सिक्योरिटी पार्ट में बन सकता है GS पेपर 3 में। देन अगेन आपका GS पेपर 4 में भी एथिकल एंगल को डाल के पूछ सकता है कि क्या ये एथिकल है कि एक स्टेट क्या कर रहा है, जब वार हार जाता है, लड़ नहीं पाता है, अपने देश का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधार नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स का मदद लेता है, प्रॉक्सी वार का मदद लेता है। तो ये कितना दूर सही है, जिसमें सिविलियंस जो इनोसेंट सिविलियन है वो मारे जाते हैं, तो ये कितना दूर एथिकल है। तो ऑब्वियसली ये अनएथिकल है, तो वही चीजों को आपको दर्शाना जरूरी रहेगा इन GS पेपर 4। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन होता है वो समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। जुड़े रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो एग्जाम के लिहाज से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएं, और बाकी आप इसको पढ़िएगा ताकि आपका जो वोकेबुलरी है वो स्ट्रांग हो, आपका कीवर्ड्स का जो स्टॉक है वो स्ट्रांग रहे, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने दिखाए हैं इसमें, इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।